तो क्या भारत सरकार इस कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका से वापस नहीं छीन सकती? क्या हमको यह अधिकार नहीं है? भाई 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता होता है। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे श्री मावो भंडारनायके। और समुद्री सीमा को लेकर एक समझौता हुआ जिसमें भारत सरकार के द्वारा यह जो कच्चा तीवू आइलैंड था इस पर अपना दावा छोड़ दिया कि श्रीलंका वालों, हम अपना दावा छोड़ते हैं, तुमको ये हिस्सा चाहिए ना? बोले हाँ, तो एक काम करो, ये हिस्सा तुम रख लो, हमको ये नहीं चाहिए, वैसे भी ये बंजर है। भाई 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके कारण यह आइलैंड बना। इस आइलैंड पर 17वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि साहब मदुरै के जो शासक थे उनका इस पर अधिकार हुआ करता था। बाद में यहां पर एक जगह आती है तमिलनाडु में, रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जो राजा थे उनके अंडर में यह था। बाद में जब अंग्रेज आए तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इस कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर इस मद्रास प्रेसिडेंसी और ये जो श्रीलंका जिसको सिलोन कहा जाता था, ये श्रीलंका नहीं था, ये सिलोन था। और पुराने जो सोर्सेज हैं उसमें इसको ताम्रपर्णी कहा गया है, इसके अलावा सिंगल द्वीप कहा गया है। ये श्रीलंका तो बाद में उन्होंने नाम रखा है। तो इसको लेकर एक डिस्प्यूट भी हुआ 1922 में। यहां पर एक चर्च भी बना हुआ है, सेंट एंथनी करके वो चर्च है, जहां पर हर साल फेस्टिवल होता है, शायद मार्च या अप्रैल के महीने में, फरवरी मार्च के आसपास में होता है। और आसपास के ये दोनों जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो यहां पर जाते हैं उस टाइम, जो वार्षिक जो फेस्टिवल होता है। अब ये जो आइलैंड बना था ना, कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, 285 एकड़ का है, और किलोमीटर में देखो तो 1.15 वर्ग किलोमीटर है, बंजर है बिल्कुल, पीने के पानी की एक बूंद नहीं है। सरकार को लगा, बोले ये फालतू में रखने से मतलब क्या है, अपने किसी काम आएगा नहीं, एक काम कर लो, इसको श्रीलंका को दे दो। अब श्रीलंका को देने के लिए जब 1974 में वो समझौता कर लिया, श्रीलंका ने 2 साल बाद इसमें एक शर्त और जोड़ी, यानी 1976 में। अब बाद में कोई चीज जब ऐड की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री, पूरक। तो ये पूरक समझौता हुआ और श्रीलंका ने यह कहा कि भारत के मछुआरों, तुम यहां पे मत आ जाना, यहां पर आने पर रोक लगाई जाती है। अब पहले वो इधर जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो आसपास का ये एरिया था, वहां पे विश्राम रेस्ट कर लेते थे, जाल वगैरह सुखा लिया करते थे। अब इस हिस्से में जब वो नहीं जाएंगे, मतलब रोक लगा दी, तो यहां से अगर वो आगे निकलते हैं, इधर जाते हैं इस हिस्से में, तो उनकी नाव जब्त हो जाती है। इसके अलावा कई बार न्यूज आती है कि साहब उनके ऊपर फायरिंग वगैरह हो गई। तो अब क्या करें? क्या भारत सरकार इस हिस्से पर वापस कब्जा कर सकती है? भाई 2 तरीके हैं, या तो अपन श्रीलंका वालों से बात करें कि देखो वो उस टाइम दे दिया था और ऐसा हमको देना नहीं चाहिए था, भूल हो गई, अब वापस दे दो। ये माने ही नहीं, बोले हो गई तो हो गई भाई, हम क्यों दे दें, हम तो नहीं देंगे। दूसरा एक तरीका यह है कि भारत सरकार बलपूर्वक यहां कोई कार्रवाई करे, सैन्य कार्रवाई। तो भारत सरकार सक्षम तो है, कर सकती है, और श्रीलंका से हम छीन भी सकते हैं। लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बनेगी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों की पालना हम लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, सारे तो पालना नहीं कर रहे हैं। अमेरिका कौन सा कर रहा है, रशिया कौन सी पालना कर रहा है। लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, वो भी लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हम जिम्मेदार देश हैं, इसलिए हमको पालना करनी जरूरी है। हमारे ऊपर वो पालना बाध्यकारी, माफ करना आवश्यक है ना। तो तरीका क्या बचता है, कैसे इस हिस्से पर वापस कब्जा किया जाए, मतलब वापस कैसे प्राप्त किया जाए? इसके लिए एक तो ये कानूनी आधार ये निकल सकता है। भाई 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था, एक वाद था जिसको बेरूबाड़ी वाद कहा गया। और बेरूबाड़ी वाद में सरकार, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि भारत सरकार अगर देश के किसी भी हिस्से को दूसरे देश को सौंपती है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, उस संशोधन की प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक है। उसके बिना भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेड क्लिफ। उस रेड क्लिफ के द्वारा नक्शे पे ऐसे रेखा खींच दी गई, बोले ये लो, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, जिसको हमने रेड क्लिफ लाइन कहा। इधर था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इधर था आपका पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। अब उसने नक्शे पे ये लाइन इधर वाली नहीं खींची थी। यहां पश्चिमी बंगाल में एक जगह आती थी बेरूबाड़ी, और वहां पर नक्शे में तो लाइन को नहीं खींचा, ड्रॉ नहीं किया, लेकिन दस्तावेज में ये लिख दिया था कि भारत वालों ये हिस्सा जो है तुम्हारा है। तो ये तकनीकी खामी हो गई कि कागजों में लिखा हुआ ये हिस्सा हमारा है, पर नक्शे पर कोई लाइन ड्रॉ की हुई नहीं है। तो पाकिस्तान ने 1952 में इस तकनीकी खामी का फायदा उठाते हुए इस पर दावा ठोक दिया। दावा जब ठोका, देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू,
नेहरू को ये लगा, बोले अभी अभी अपन आजाद हुए हैं, सींग उड़ जाके बैठ जाएंगे, बेमतलब अपन लड़ते रहेंगे, रायता फैल जाएगा, इससे अच्छा है तुम भी शांति से रह लो, हम भी शांति से रह लेते हैं, और अपन एक काम करते हैं, समझौता कर लेते हैं। ये जो बेरूबाड़ी है ना, ये बेरूबाड़ी आधा तो हम रख लेंगे, ये आधा जो है ये तुम रख लेना। बोले ठीक है चलो। अब ये समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने सितंबर 1958 में। किसने? इधर तो थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ फिरोज शाह नून यहाँ के प्रधानमंत्री थे। मतलब नेहरू और नून के बीच में समझौता होता है सितंबर 1958 में। भारी बवाल हो गया, रायता फैल गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने देश का एक हिस्सा दूसरे देश को दे दिया। पश्चिमी बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कहा, बोले साहब ऐसे कैसे हमारा हिस्सा भारत सरकार किसी दूसरे देश को बिना हमारी सहमति के दे सकती है। अब जब रायता फैल गया और सिमटने में नहीं आ रहा, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति के पास में एक पावर होती है जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है, अनुच्छेद 143, कि साहब वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सलाह मांगी क्या करना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया, वहां पर गया, एक वाद हुआ जिसको बेरूबाड़ी वाद कहा गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साहब इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भाई सरकार को शायद ये लगा कि अनुच्छेद 3 होता है एक, अनुच्छेद 3 में संसद को यह पावर होती है कि वो देश का कोई भी राज्य है ना, उस राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, काट के उनको छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, राज्यों को मर्ज कर सकती है, तोड़ के अलग अलग कर सकती है। तो देश के भीतर तो तुम कुछ भी कर लो, उसके लिए तुमको अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया उसकी पालना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दे रहे हो तो उसमें आपको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके अलावा और भी डिसीजन दिया गया था कि साहब जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। बाद में फिर केशवानंद भारती वाद जो आया था उसमें कहा था नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही एक अंग है, वो हमारा विषय नहीं है। अब जब ये बेरूबाड़ी वाद में कहा गया तो फिर सरकार ने संविधान में संशोधन किया और उसको कहा गया 9वां संविधान संशोधन, जो 1960 में आया था, और यह समझौता हो गया। लेकिन यह फिर भी पूरा जो डिस्प्यूट है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यह पूरा सॉल्व नहीं हुआ था। 2015 में, अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अभी भी वही है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो 2015 में सरकार एक संशोधन करती है जिसको 100वां संविधान संशोधन कहा गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच के इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बांग्लादेश से कहा कि भाई एक काम करो, जो जो विवाद वाली जो जगह जहां रायता फैलता है वो कुछ हिस्से तुमको चाहिए तुम ले लो, और कुछ हिस्से हमारे हैं वो हमको दे दो, ताकि एक स्पष्ट सीमांकन तो हो कि साहब ये हमारी यहां पर सीमा है, ये यहां पर तुम्हारी सीमा है। यहां पे कई लोग बेचारे ऐसे रह रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि अपन बांग्लादेश में रहते हैं कि भारत में रहते हैं, कोई स्पष्ट सीमांकन ही नहीं था। बोले ठीक है एक काम करते हैं, 111 हिस्से है ना वो तो तुम ले लो, बांग्लादेश को दे दिए एनक्लेव, 111 एनक्लेव, और जो 51 एनक्लेव है ना, 51 एनक्लेव, वो बांग्लादेश से अपन ने ले लिए। किस लिए? बोले साहब सीमांकन हो जाएगा प्रॉपर, तो बांग्लादेश के साथ में अपनी जो बॉर्डर लगती है वो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर के लगभग लगती है। बोले यहां पर प्रॉपर अपन फेंसिंग कर लेंगे। अब फेंसिंग तो आप तब करोगे जब और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं, भाई पश्चिम बंगाल में अलग सरकार, तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं बन रही, इसके अलावा फिर वहां पे जमीन तुमको चाहिए, मतलब XYZ कई उसमें रीजन थे। अब शायद हो सकता है कि यहां पर प्रॉपर पूरे हिस्से में फेंसिंग हो जाए, क्योंकि अब केंद्र में और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है। तो ये जो यहां पर संविधान में संशोधन करना आवश्यक था, वो क्यों आवश्यक था? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेरूबाड़ी वाद में ऐसा कहा गया था। उसी को अगर आधार बना लिया जाए तो हम ये देखते हैं कि ये जो कच्चा तीवू आइलैंड दिया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी ने भंडार नायके के साथ में जो समझौता किया था, उसमें भारत सरकार ने अपना दावा छोड़ दिया था और श्रीलंका को वो हिस्सा मिल गया। और सरकार का यह मानना था कि ये हिस्सा जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। भाई तभी तो दावा छोड़ दिया, वरना अपना अभिन्न अंग कोई कैसे दे देगा? अगर सर्वोच्च न्यायालय ये कह दे, इसमें डिसीजन दे दे कि ऐतिहासिक रूप से ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का अभिन्न अंग है, तो अगर भारत का अभिन्न अंग है तो फिर भारत सरकार को यह पावर नहीं है कि वो भारत के अभिन्न अंग को बिना किसी संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और भी भारत में संशोधन की अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन अनुच्छेद 368 वाली जो प्रोसेस है वो काफी लंबी प्रोसेस है, तो फिर भारत सरकार को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ही देना पड़ेगा। ऐसे में जो ये समझौता किया था, ये समझौता एक प्रकार से भारत की तरफ से ये बेकार हो जाता है, भारत सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और भारत सरकार को श्रीलंका से बात करने का एक कानूनी आधार मिल जाएगा। बोले साहब वो कर लिया था तब कर लिया था, लेकिन देखो अब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कह दिया तो हमको कोई अधिकार नहीं था। अब जब हमको अधिकार ही नहीं था तो वो समझौता हमारी तरफ से तो बिल्कुल निल हो जाता है, 0/0 हो जाता है। तो आओ इस पर बात करें। अब बात का कोई परिणाम निकलेगा क्या? ना। एक बार आप किसी को झुंझुना पकड़ा दो बजाने के लिए, उससे फिर आप झुंझुना नहीं ले सकते। बहुत सारी स्कीम भी चलती हैं देश में, उदाहरण लेके देख लो।
कि आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी अगर शुरू कर दी तो आपने बांटनी तो शुरू कर दी, अब उसको बंद करके बता दो। अगर आप बंद करोगे तो फिर वो उसका मामला क्या बहुत गौतम गंभीर हो जाता है। तो अब सरकार क्या करे? सरकार का एक तो ये कि या तो अटैक कर दे, अटैक करने के बाद इस हिस्से को छीन ले, और सरकार इस मामले में सक्षम है, भारत बिल्कुल सक्षम है। श्रीलंका ये छोटा सा मुट्ठी, इतना सा देश है, मुट्ठी बंद हो जाए, मुट्ठी के अंदर श्रीलंका आ जाए, कर सकती है। लेकिन शायद सरकार को ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो जाएगी, बाकी देश जो है ये कहेंगे कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनकी पालना नहीं कर रहा, तो भारत ऐसा तो करेगा नहीं, श्रीलंका अपनी तरफ से देगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसमें अपन ये कर सकते हैं, इसको लीज पर ले सकते हैं, जिसको स्थायी पट्टा हम बोले, उस स्थायी पट्टे पर ले सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि श्रीलंका का यह संप्रभु क्षेत्र बना रहेगा। भाई अधिकार तो श्रीलंका का रहेगा, लेकिन भारत अपने नियंत्रण में लेके भारत यहां पर अपनी चौकी वगैरह स्थापित कर सकता है, मतलब भारत इसको यूज में ले सकता है। यह उसी प्रकार से है जैसे बांग्लादेश को हमने कुछ हिस्सा स्थायी पट्टे पर दिया हुआ है, तो हमारा क्षेत्र, लेकिन बांग्लादेश उसको यूज कर सकता है। या अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मान लो ये कोई पेन है और मैं किसी को दे दूं, भाई ये काम करी, ये पेन को यूज लेने का अधिकार मैं तेरे को देता हूं, तो स्वामित्व तो मेरा है, ओनर तो मैं हूं, लेकिन इसको उपयोग करने का अधिकार मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं। तो ऐसे स्थायी पट्टे पर यहां पर लिया जा सकता है। उससे क्या होगा? सब थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा, एक तो मछुआरों के लिए यहां पर सुविधा होगी, दूसरा अगर हम अपनी यहां पर चौकी वगैरह को स्थापित करते हैं तो चाइना का इधर जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो भारत शायद हो सकता है उसको थोड़ा और बेटर तरीके से काउंटर कर सकता है। अब एक इशू और चल रहा है कि ये इधर जो है ना म्यांमार, भाई हमारे विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि भारत और म्यांमार के बीच में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी सीमांकन नहीं है। सीमांकन नहीं है इसका मतलब तय नहीं है कि साहब वो हिस्सा किसका है, तो हम प्रॉपर सीमांकन करेंगे और भारत और म्यांमार के बीच में जो कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है उसको सुलझाया जाएगा। एक एक इंच की जब क्लैरिटी आ जाएगी तो यहां पर फेंसिंग हो जाएगी। फायदा क्या? फायदा एक तो यह है, देखो अभी मणिपुर बहुत लंबे टाइम से अशांत है, इस म्यांमार के साथ में हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। ठीक, कितने राज्य लगते हैं? सब 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? एक तो लगता है अरुणाचल प्रदेश, एक लगता है नागालैंड, एक लगता है मणिपुर, एक लगता है मिजोरम। इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा लगती है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। कितनी? 520 किलोमीटर की। मिजोरम के साथ दूसरे नंबर पर आती है 510 किलोमीटर की। इसके अलावा मणिपुर के साथ आती है 398 किलोमीटर की, और नागालैंड के साथ में लगती है हमारी 215 किलोमीटर की सीमा। अब ये जो मणिपुर है बहुत लंबे टाइम से अशांत है। बोले हाँ साहब ये तो अशांत है, बहुत लंबे टाइम से आग लगी पड़ी है यहां पर। भारत सरकार ने यहां बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं उनको आने और जाने की एक सुविधा दे रखी थी, जिसको FMR कहा जाता है, मतलब फ्री मूवमेंट रिजीम। कि साहब यहां बॉर्डर के आसपास के 16 किलोमीटर के दायरे में जो इधर के लोग हैं, जनजाति हैं, वो इधर आ जा सकते हैं। इसके लिए उनको कोई वीजा, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब इसका फायदा कौन उठाते हैं? इसका फायदा उठाते हैं ये उग्रवादी। ये क्या करते हैं? इधर आते हैं भारत की सीमा में, म्यांमार की तरफ से, और यहां पे करते हैं डिस्टर्बेंस पैदा। मतलब यूं समझ लो सरल भाषा में कि किसी के थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, तो थप्पड़ की बजाय वो बम गोला पटक कर इधर भाग जाते हैं, यहां पर अशांति करते हैं और वापस इधर म्यांमार के जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। तो सरकार ने अभी हालांकि इसको तो बंद कर दिया, FMR को, लेकिन इन सबको रोकने के लिए सरकार को अभी क्या करना पड़ेगा? यहां पर प्रॉपर फेंसिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर जब आप सीमांकन जब तक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर फेंसिंग कैसे करोगे? पहले ये तो तय करो कि पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, हमारा है। जैसे मणिपुर में एक जगह आती है चंदेल, वहां पर एक कोई 1.4 वर्ग मील का जो एरिया है, शायद हो सकता है कि वो हिस्सा हम म्यांमार को दें, म्यांमार से हम कुछ हिस्से ले लें। इसको स्वैपिंग कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि पाकिस्तान के साथ में भी हम स्वैपिंग कर चुके हैं, बांग्लादेश के साथ में भी हम स्वैपिंग कर चुके हैं। तो इसी प्रकार की स्वैपिंग अगर इस म्यांमार के साथ में हो जाएगी, प्रॉपर सीमांकन अगर हो जाएगा, तो सीमांकन के बाद भारत सरकार यहां पे क्या करेगी? फेंसिंग। यहां पे जब फेंसिंग कर देगी, मतलब तारबंदी कर देगी, तो अब ये बिल्कुल बन गई बाउंड्री, स्पष्ट बाउंड्री बन गई। अब इधर से वो व्यक्ति इतनी आसानी से आ नहीं सकता और थप्पड़ मार के भाग नहीं सकता। तो उसके कारण ये जो हिस्सा भी अशांत है, यहां पर शांति स्थापित हो जाएगी। शांति स्थापित हो जाएगी तो फायदा यह है कि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। यहां कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं। कई बार अशांत होने के कारण लोग यहां पर घूमने के लिए नहीं जाते, बहुत सारे संसाधन हैं। ऐसे में देश की जो इकोनॉमी है, जो GDP है, उसमें यह हिस्सा अपना बहुत ज्यादा, अपना जो एक इन्वॉल्वमेंट है, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। खैर हमारा जो विषय शुरू हुआ था वो श्रीलंका के साथ में वो जो आइलैंड है कच्चा तीवू, उसको लेकर शुरू हुआ था। म्यांमार के साथ में अगर ये स्वैपिंग करते हैं तो इसको लेकर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सरकार वही अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करेगी और स्वैपिंग कर लेगी। लेकिन इसको लेकर क्या कर सकती है सरकार, इस कच्चा तीवू को लेकर, और इसके संबंध में आपका क्या मानना है?
क्या सरकार की इसमें भूल थी या सरकार के द्वारा ठीक किया गया कि वो एक बंजर जगह थी, छोटा सा एरिया था 1.15 वर्ग किलोमीटर का, वो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या उसको कैसे लिया जा सकता है, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे। जिसका सबसे शानदार विचार होगा उसको मैं करूंगा पिन। थैंक यू, जय हिंद।